हाँ जी, गुड मॉर्निंग बेटा। आज हमारे पास है टॉपिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जिसे हमने ऑप्टिक्स से लिया है। ठीक है, और इसी के साथ हम करेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और उनकी एप्लीकेशंस। आज का हमारा टारगेट यही रहने वाला है। अब देखो, हमने रिफ्रैक्शन को यहाँ पे डिफाइन किया है कैसे। हमने कहा है कि रिफ्रैक्शन इज द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट बीम व्हेन इट ट्रेवल्स थ्रू वन मीडियम टू अनदर मीडियम। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है तो वो अपने पाथ से डेविएट हो जाता है, या यूं कहिए कि बैंड हो जाती है। वो अपनी ओरिजिनल जो होती है, उसका ओरिजिनल पाथ होता है, उससे वो क्या हो जाती है, डेविएट हो जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब आप एक बात हमेशा याद रखिए, यहाँ पे आपको दो मीडियम चूज करने होंगे। एक रहेगा आपके पास रेयरर और दूसरा आपके पास रहेगा डेंसर। रेयरर वो होगा जिसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू स्मॉल रहेगी। यहाँ पे मैं एयर ले रहा हूँ तो म्यू ए इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। और ये मान लीजिए मैंने ग्लास लिया है तो इसको मैं लिख देता हूँ म्यू जी। म्यू जी इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ये मैंने लिया है ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जी। अब देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चीज क्या होती है, हम कैसे डिफाइन करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। अगर मेरे से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन पूछा जाए तो मैं कैसे उसको एक्सप्लेन करूंगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज बेसिकली रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस, या स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस, to velocity of light in a medium. Velocity of light in a medium. आप एक बात हमेशा याद रखिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम म्यू से डिनोट करते हैं, और म्यू जो होगा वो होगा आपके पास वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस सी, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ए मीडियम डिवाइड बाय वी। यानी कि अगर मुझे किसी मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट चेक करना हो वी, तो वो आपके पास रहेगा सी डिवाइड बाय म्यू के इक्वल, या म्यू को हम बोल सकते हैं क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है ना, यानी कि आप वेलोसिटी को डिवाइड कर दो किसके साथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ। ठीक है, तो आपके पास उस मीडियम के लिए स्पीड या वेलोसिटी आपके पास होगी। ठीक है, उस मीडियम के लिए स्पीड या वेलोसिटी आपके सामने होगी। अब देखिए बच्चा, मैं आपको एक बात स्पेशली बता दूं। आपने क्या कहा कि यानी कि मीडियम में एंट्री मारने के बाद जो स्पीड है लाइट की, वो अफेक्ट होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कैसे अफेक्ट होती है, उसका रिलेशन हमने आपके सामने रखा है बच्चा। ठीक है, उसका रिलेशन हमने आपके सामने रखा। अब आप एक बात याद रखिए कि जब हम रेयर से डेंसर जाएं, मान लीजिए हम जा रहे हैं रेयर से डेंसर मीडियम की ओर, मान लीजिए कि हम जा रहे हैं रेयर से डेंसर मीडियम में, तो लाइट हमेशा बेंड करती है टुवर्ड्स द नॉर्मल, बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। ठीक है, ये नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी, बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी। अगर हमारी लाइट जा रही है डेंसर से रेयर, डेंसर से रेयरर, तो फिर लाइट रे विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल। यानी कि जब वो डेंसर से रेयर जाएगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड करेगी। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस जो रहेगा वो ग्रेटर रहेगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से, और यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस जो रहेगा वो लेस होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से, अगर वो डेंसर टू रेयर मूव करती है। अब मान लीजिए मेरे पास दो मीडियम है, एक है एयर वाला और दूसरा है मेरे पास ग्लास वाला। लाइट नॉर्मल इंसिडेंस में अपने पाथ से डेविएट कभी नहीं होगी। ठीक है, लाइट डेविएट तभी होगी जब उसका ऑब्लिक इंसिडेंस कराया जाएगा। मान लीजिए आपने ऐसे इंसिडेंस करवाया इस तरह से, ठीक है, तो ये ऑब्लिक इंसिडेंस है। जहां इंसिडेंस होता है, जहां पे इंसिडेंस हुआ है, उस पॉइंट पे आपको क्या करना है, नॉर्मल ड्रॉ करना है। कैसे, यहाँ पे इंसिडेंस हुआ है तो यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर दो। नॉर्मल किसका, इस सरफेस का।
किस सरफेस का? जिस सरफेस पे लाइट का इंसिडेंस हुआ उस सरफेस का। ये आपने कर दिया क्या? नॉर्मल ड्रॉप कर दिया। ठीक है, अब आप क्या कहते हैं कि लाइट जो है वो अगर अपने ओरिजिनल पाथ पे जाती है तो उसका ओरिजिनल पाथ कैसा होता है? उसका ओरिजिनल पाथ यहाँ से ऐसा होता कुछ, है ना, यहाँ से कुछ ऐसा होता उसका ओरिजिनल पाथ। सही बात है, ऐसे इसके अलोंग जाती है। लेकिन अब वो रेयर से डेंसर जा रही है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होगी। ठीक है, और वो कहाँ जाएगी? एक्चुअल में उसका ओरिजिनल जो अब जो होगा उसका वो इसकी तरफ बैंड हो जाएगी हल्की फुल्की। ठीक है ना, किसकी तरफ? नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगी, वो इसके अलोंग ना जाके इसकी तरफ क्या हो जाएगी? बैंड हो जाएगी। अब इंसिडेंट रे यहाँ पे के एल आपकी इंसिडेंट रे है, एल एम आपके पास है रिफ्रैक्टेड रे, NN1 आपके पास है नॉर्मल। NN1 क्या है? नॉर्मल। ठीक है, तो आपने क्या लिखा बेटा यहाँ पे? NN1 आपका है बेटा नॉर्मल, और यहाँ पे KL जो है वो है इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। LM जो है वो है आपकी रिफ्रैक्टेड रे, वो है आपकी रिफ्रैक्टेड रे। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है हम उसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि यार डेविएशन कितनी हुई, तो आप कहोगे सर ये वाली इतनी डेविएशन हुई है, इतनी। इसको मैं किससे डिनोट कर रहा हूं बच्चा? डेल्टा से। यानी कि अगर मुझे एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है तो आप देख सकते हैं फ्रॉम द डायग्राम कि आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन प्लस एंगल ऑफ डेविएशन व्हेन लाइट रे गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। तो एंगल ऑफ डेविएशन आपके पास किसके इक्वल आएगा? I माइनस आर के इक्वल आएगा। दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन इन केस व्हेन लाइट ट्रेवल्स थ्रू रेयर टू डेंसर मीडियम। जब लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है तब उसके पास जो डेविएशन एंगल आता है दैट इज I माइनस आर, दैट इज I माइनस आर। ठीक है, now one most important thing you have to keep in mind that we will study under the concept of laws of refraction। यानी कि अब मैं जो कॉन्सेप्ट आपको करवाने वाला हूं वो कॉन्सेप्ट है लॉज ऑफ मोशन। चलो हम देखते हैं कि क्या है लॉज ऑफ मोशन के अंडर हमें क्या पढ़ना होता है, ठीक है, और क्या सीखना होता है। चलिए जी बात करते हैं लॉज ऑफ मोशन। देखिए देखो बच्चा, बेसिकली हमारे पास होते हैं 3 लॉज। ठीक है, लॉज ऑफ मोशन में मेरे पास हैं बेसिकली 3 लॉज। ठीक है, देखिए क्या क्या लॉज हैं मेरे। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, सॉरी रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। देखिए मेरे पास क्या क्या लॉज। देखिए बच्चा, जब मैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की बात करता हूं तो सबसे पहला मुझे ये बात समझनी होती है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो कौन कौन सी चीजें हैं जो कांस्टेंट रहती हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जो वेरिएबल है। ठीक है, तो चलो मैं बताता हूँ। सबसे पहले देखिए कि while traveling through one medium to another medium, frequency and phase of light will not change. Frequency and phase will never change. Will never change while transferring through one medium to another. नंबर 1 बात, इसमें जो चेंज होता है वो होता है वेवलेंथ में चेंज होता है, एंड स्पीड या वेलोसिटी बोलते हैं हम इसको। वेवलेंथ एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट विल चेंज। विल चेंज। तो वेवलेंथ कैसे चेंज होता है? मीडियम में एंट्री मारने के बाद वेवलेंथ लैम्डा डिवाइड बाय म्यू, ऐसे चेंज होता है। और वेलोसिटी कैसे चेंज होती है? आपने देखा ही है, c डिवाइड बाय म्यू, ऐसे चेंज होती है।
ठीक है। दूसरा लॉ देखिए, दूसरा लॉ तो सभी को पता ही है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल all lies in same plane, all lies in same plane, same plane, ठीक है जी, all lies in same plane। उसके बाद देखिए तीसरा जो है वो है स्नेल्स लॉ। अब स्नेल्स लॉ को हर टीचर दो तीन तरीके से रिप्रेजेंट कर देता है, वो दोनों तीनों तरीके मैं आपको बता देता हूं। एक तो है इसकी स्टेटमेंट, ठीक है, जो इसकी स्टेटमेंट है वो कहती है कि प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है। ये तो उसकी स्टेटमेंट आ गई जी। अब देखिए जी हम अप्लाई कैसे करेंगे, अप्लाई स्नेल्स लॉ एट एल, अप्लाई स्नेल्स लॉ एट एल, अप्लाई स्नेल्स लॉ एट एल, एल पे स्नेल्स लॉ अप्लाई कर दो जी। कैसे अप्लाई करोगे, चलो देखो जी। सबसे पहले एल पे अप्लाई करने से पहले आप देखो कि रे आ कहां से रही है, तो वो आ रही है जी के से, के से आ रही है। और के कहां लाई करता है, उस मीडियम में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू ए, तो म्यू ए इनटू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस साइन ऑफ आई। अब दूसरे मीडियम में घुस जाओ, दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू जी। अब देखो जी जैसे ही आपने एंट्री मारी आप चले किसके अलोंग, एलएम के अलोंग, और एलएम ने नॉर्मल के साथ एंगल कितना बनाया, आर के बराबर, तो म्यू ए इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू जी इंटू साइन आर। तो यहां से साइन आई बाई साइन आर की वैल्यू क्या रहेगी बताइए, साइन आई बाई साइन आर, इसकी वैल्यू आ जाएगी जी म्यू जी डिवाइड बाई म्यू ए। जो नीचे होता है उसको ऊपर लिख देते हैं हम, कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है, दैट इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। दिस इज द वे वी कैन अप्लाई स्नेल्स, ठीक है ना, दिस इज द वे वी कैन अप्लाई स्नेल्स लॉ। अब देखिए इसकी एक जनरल फॉर्म भी है, अब वो क्या है, चलो चेक करते हैं उसको क्या है वो, ठीक है। चलो जी आओ देखो जी, देखिए आपने अभी अभी मेरे को बताया कि म्यू जी डिवाइड बाय म्यू ए दैट इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर, यही कहा ना आपने मेरे को। तो अगर मैं ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जी म्यू के इक्वल रख लूं और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में 1 रख लूं, तो फिर मेरे पास म्यू इज इक्वल टू क्या आएगा, म्यू इज इक्वल टू आएगा साइन आई बाई साइन आर, क्योंकि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, ठीक है ना। म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन, दिस इज जनरल फॉर्म ऑफ स्नेल्स। तो तीन तरीके मैंने आपको बता दिए, एक जनरल फॉर्म भी कैसे हम निकालेंगे, कैसे हम फाइंड करेंगे, दिस इज जनरल फॉर्म ऑफ स्नेल्स, जनरल फॉर्म ऑफ स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ, यानी कि जनरल फॉर्म कैसे हम निकालेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, स्नेल्स लॉ को कैसे अप्लाई करेंगे, सारी बातें हमने यहाँ पे सीखी। अब देखो बेटा यहाँ पे एक लेटरल शिफ्ट का आर्टिकल भी ऐड होता है उस आर्टिकल को भी हम अगर चाहें तो सीख सकते हैं, वैसे हमारे सिलेबस से रिमूव हो चुका है वो आर्टिकल, हाँ न्यू सिलेबस में आया है, पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग वो आर्टिकल नहीं है। तो अब हम एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को, तो उस आर्टिकल को मैं स्किप कर रहा हूँ, सीधा मैं आ रहा हूँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर, TIR पर मैं सीधा मूव कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए TIR क्या चीज है, मैं कैसे उसे एक्सप्लेन करूंगा, सारी बातें मुझे आज यहाँ स्टडी करनी। TIR क्या चीज है, चलिए जी बातें करेंगे TIR पे, ठीक है। देखिए TIR आपको पता है पूरी साल आपने इस आर्टिकल को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा है, ठीक है, और अभी भी पढ़ ही रहे हो, ठीक है। तो एक्चुअल में
इसकी जो डेफिनेशन है ना वो इसके नाम में छुपी हुई है। अगर TIR को मैं देखूं तो ये है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब TIR को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ये बड़ी बात है, ठीक है, कि हम उसको किस तरह से आपके सामने प्रेजेंट करेंगे, ठीक है, देखते हैं जी। देखो जी, मुझे अब डील करना है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के साथ, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के साथ और उसकी एप्लीकेशंस के साथ, ठीक है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, ठीक है, क्या चीज है, सबसे पहले ये पढ़ना है हमें, उसके बाद हम इसकी एप्लीकेशंस स्टडी करने वाले हैं। इसके एप्लीकेशंस में हम पढ़ेंगे डिफरेंट डिफरेंट फिनोमेना, जिसमें मिराज होगा, ऑप्टिकल फाइबर होगा, हमारे पास ग्लास प्रिज्म होंगी, डायमंड होगा, तो ये सारी की सारी चीजें हमें इसके अंदर में पढ़ेंगे। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसके वर्ड से पता लगता है कि लाइट का टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट होना। तो इसके लिए डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले इसकी दो कंडीशन है, वो दोनों की दोनों कंडीशंस मैं आपको बताने वाला हूँ, क्या क्या इसकी कंडीशंस हैं, कैसे कैसे यहाँ पे काम होगा। सबसे पहले आप मेरी बात सुनिए कि इसकी कंडीशंस क्या क्या है। कंडीशंस, इसकी कंडीशंस हैं कि लाइट शुड ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, मतलब लाइट कहाँ से कहाँ जानी चाहिए, डेंसर से रेयरर मीडियम में जानी चाहिए। एक एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। ये क्रिटिकल एंगल क्या होता है, इस पे भी बात करनी पड़ेगी। कि सबसे पहले हमने लिखा कि लाइट शुड ट्रेवल फ्रॉम, शुड ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, डेंसर टू रेयरर मीडियम। ये लाइट कहां से कहां ट्रेवल करना चाहिए, डेंसर से रेयरर मीडियम की ओर ट्रेवल करना चाहिए, है ना, नंबर एक बात। दूसरी बात, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। अब क्रिटिकल एंगल क्या चीज होती है, इस पे भी हम बात करेंगे, ठीक है। देखिए, हमारे पास दो बातें हैं। एक तो है कि भाई लाइट शुड ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर, तो यानी कि मेरे को एक डेंसर मीडियम बनाना पड़ेगा, तभी तो आएगा, नहीं बनाऊंगा तो आएगा ही कहां से। तो एक डेंसर मीडियम हम बनाते हैं पहले, ठीक है। चलो जी, एक डेंसर मीडियम बनाएंगे, ठीक है, ये लो जी, ये आपका डेंसर, इस तरह से ये मान लीजिए आपके पास एक डेंसर मीडियम है, ठीक है। ये ले लीजिए जी, मैंने जो डायग्राम बनाया है वो डेंसर मीडियम के लिए। मान लीजिए कि बाहर है आपका रेयरर मीडियम, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू ए के बराबर। ये है आपका डेंसर मीडियम, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू जी के बराबर, म्यू जी के बराबर, है ना। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने मान लिया म्यू जी। अब देखिए, मान लीजिए कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे बैठा है, यहाँ पे बैठा है हमारा ऑब्जेक्ट, ये है ऑब्जेक्ट। और अगर हम नॉर्मल इंसिडेंस करें तो ये अपने पाथ से कभी डेविएट नहीं होगा। आपने ये बात हमेशा याद रखनी है कि नॉर्मल इंसिडेंस में लाइट कभी भी अपने पाथ से डेविएट नहीं होती, ठीक है। अब हम कर रहे हैं ऑब्लिक इंसिडेंस। अब डेंसर से रेयर मीडियम में जब लाइट रे ट्रेवल करती है तो वो बैंड कहाँ होती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। मान लीजिए ऐसे लाइट गई आपकी, यहाँ स्ट्राइक करा लाइट ने, जहाँ स्ट्राइक करता है वहां नॉर्मल ड्रॉ करना होता है आपको, बिल्कुल जी, नॉर्मल ड्रॉ करना होता है वहां पे। इस तरह से आप नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, इस तरह से,
ये देखिए, ये आपने नॉर्मल ड्रॉ किया, अब ये जाती कहाँ, इसी लाइन के अलाउंग जाती, लेकिन ये कहाँ होगी बैंड, इस तरह से अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये क्या हो जाएगी जी, बैंड हो जाएगी। ऐसे जानी तो यहाँ चाहिए थी देखो, और जाएगी ये यहाँ। जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे इसकी जो बेंडिंग है वो बढ़ती जाएगी, ठीक है ना, इसकी जो बेंडिंग है वो बढ़ती जाएगी। और एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब ये सरफेस की क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस हम बढ़ाते जाएंगे, इसकी बेंडिंग जो है वो बढ़ती जाएगी। और एक सिचुएशन ऐसी आएगी जिस सिचुएशन में वो सरफेस के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, वो सरफेस के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ये देखिए कैसे, इस तरह से मैं आपको डायग्राम में प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ उसको, ठीक है। ये इस तरह से इस सरफेस के पैरेलल हो जाएगी। इस सरफेस की अगर पैरेलल हो गई तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बताओ आप मुझे चेक करके, आप कहोगे कि सर जी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तो 90 डिग्री हो गया इस सिचुएशन में। जिस सिचुएशन में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाता है, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। यानी कि यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई, वो किसके बराबर है, सी के बराबर है। सी को हमने क्या कहा है, क्रिटिकल एंगल कहा है, ठीक है। तो क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन मेरे पास बन गई, ये दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस, critical angle is that angle of incidence, that angle of incidence for which angle of refraction is 90 degree. 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 That angle of incidence for which angle of refraction is 90 degree, वो क्या कहलाएगा, क्रिटिकल एंगल कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, क्रिटिकल एंगल कहलाएगा। क्रिटिकल एंगल कौन सा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाता है, 90 डिग्री। नाउ इफ वी इंक्रीज द एंगल बियॉन्ड द क्रिटिकल एंगल, देन लाइट रे विल टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट। मतलब अगर हमने इससे एंगल बढ़ाया, अब देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं जहाँ पे मैंने रे ड्रॉ करी है, अगर मैंने यहाँ से अगर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल मैंने लिया इंसिडेंस के लिए, तो फिर रे विल टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट। टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट मतलब जो रे होगी वो हमारी टोटली इंटरनली क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। टोटली इंटरनली वो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, जिसे हम क्या बोलते हैं, TIR बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। अब हमने क्या कहा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे किससे बड़ा है, यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो ग्रेटर है किससे, सी से। सी क्या है, क्रिटिकल एंगल। तो लाइट रे विल टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट। ये देखिए अब हम मान लेते हैं इसको ऑब्जेक्ट O, इस पॉइंट को A, इस पॉइंट को B, इस पॉइंट को C, इस पॉइंट को क्या D मान लेते हैं, ठीक है ना जी। अब मैं आपसे कहता हूं कि आप स्नेल्स लॉ अप्लाई करो, कहां पे, A पे, और आप मुझे बताओ कि रिजल्ट क्या आ रहा है। तो सबसे पहले मैंने लिखा अप्लाई स्नेल्स लॉ एट A, अप्लाई स्नेल्स लॉ एट A पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करो। देखो जी, स्नेल्स लॉ जब भी आपको अप्लाई करना हो तो सबसे पहले आप देख लो कि रे आ कहां से रही है, O से आ रही है। और OA किस मीडियम में लाई करता है, इस मीडियम में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू जी के बराबर, ठीक है। म्यू जी इंटू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस A पे क्या है, C के बराबर, तो साइन C लिखो यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू, बाहर चले जाओ, बाहर है एयर, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ए इंटू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दैट इज 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री है बिल्कुल। अब म्यू जी के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैं म्यू लिख रहा हूं, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इनटू साइन सी, दैट इज इक्वल टू, म्यू ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, साइन 90 की वैल्यू भी 1 होती है, यानी कि म्यू इज इक्वल टू कितना आ गया, म्यू इज इक्वल टू आ गया आपके पास 1 अपॉन साइन सी, 1 अपॉन साइन सी, म्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी। आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया जी।
तो एक रिजल्ट तो आपका यहाँ से ये बन गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो रहेगा वो रेसिप्रोकल ऑफ साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल के इक्वल रहेगा, रेसिप्रोकल ऑफ साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल के इक्वल रहेगा। नंबर एक बात। दूसरी बात क्या है यहाँ से, दूसरी बात ये है, अगर आप ध्यान से देखें तो साइन सी की वैल्यू कितनी आती है, साइन सी की वैल्यू आती है बच्चा पार्टी 1/म्यू के बराबर। तो यानी कि साइन सी इज इक्वल टू क्या आएगा, साइन इनवर्स 1/म्यू के बराबर, साइन इनवर्स 1/म्यू के बराबर, ठीक है ना, साइन इनवर्स 1/म्यू के बराबर, साइन इनवर्स 1/म्यू। मान लो मैंने आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया 1.414, मान लो, कंसीडर कर लो, ठीक है ना, कि मैंने आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया। लेट फॉर एग्जांपल देता हूं मैं आपको एक, फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है √2 या 1.414, कोई बात नहीं, म्यू इज इक्वल टू √2 है ना। तो आप बताइए क्रिटिकल एंगल कितना होगा, C इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√2, साइन इनवर्स 1/√2 है ना। अब देखो जी, साइन इनवर्स 1/√2, तो आपको पता है कि ये साइन इनवर्स कैसे आएगा, साइन इनवर्स साइन 45 डिग्री है ना, साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, तो साइन इनवर्स और साइन कैंसिल, आपके पास सी की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री, यानी कि क्रिटिकल एंगल की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 45 डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है जी। इस तरह से आपके सामने न्यूमेरिकल दिए जा सकते हैं। अब आप एक चीज देखो कि आपने, अगर मान लो मैं आपको एक न्यूमेरिकल बना के दूं अपने आप से, वैसे आपकी किसी बुक में मेंशन था, ये अच्छा लगा था मुझे ये न्यूमेरिकल, ठीक है, तो मेरे को ऐसा 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 कुछ दिया गया था, ऐसा एक प्रिज्म दिया गया था, और इस प्रिज्म के साथ लगता हुआ मुझे लिक्विड फिल करके दिया गया था, इस प्रिज्म के साथ लगता हुआ मुझे कुछ लिक्विड फिल करके दिया गया था, ऐसे ऐसे। अब देखो, हमें क्या बताया गया, हमें बताया गया कि यहाँ पे एक रे का इंसिडेंस होता है, ठीक है, और इंसिडेंस होने के बाद वो रे कुछ इस तरह से जाती है और उसके बाद वो पैरेलल हो जाती है इस सरफेस के, ऐसे, मतलब जस्ट रिफ्रैक्शन TIR हुआ है, जस्ट TIR, मतलब जस्ट TIR। अब पैरेलल होगी तो 100% श्योर है ये मीडियम कैसा रहेगा, ये मीडियम रहेगा आपका डेंसर, और ये मीडियम आपका कैसा रहेगा, रेयरर रहेगा, ये मीडियम आपका रहेगा रेयर। ये आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल गिवन था, इक्विलेटरल ट्राइंगल आपको गिवन था, ठीक है ना, इक्विलेटरल ट्राइंगल आपको गिवन था। अच्छा, अब देखिए आप एक चीज देखिए कि जब हम म्यू लिखते हैं तो आपके पास म्यू जो होता है वो ऊपर होता है डेंसर का, नीचे होता है आपके पास रेयरर का, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको डेंसर मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ वो प्रोवाइड कर रहा हूँ। मान लीजिए कि मैं आपको उसकी वैल्यू दे रहा हूँ कुछ वैल्यू मैं अच्छी सी एज्यूम कर लेता हूँ, है ना, ऐसी वैल्यू हम ले लेते हैं जिससे कि हमारा न्यूमेरिकल बड़ा इजीली सॉल्व हो जाए। एक ले लेते हैं हम 1.5,
एक हम ले लेते हैं 2/√3, है ना। तो ऐसे हम वैल्यूज ले लेते हैं जिससे कि हमारा न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व हो जाए। ठीक है, चलो जी, हम एक हमने वैल्यू ले ली कि एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लिया हमने, डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने ले लिया कितना, 1.5 ले लेते हैं डेंसर का, 3/2 बोल सकते हैं आप इसको। और रेयरर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम ले लेते हैं कितना, 2/√3 ले लेता हूँ। ठीक है, 2/√3 या 2√3 बाय ऐसा कुछ ले लेते हैं, कोई बात नहीं, हमें न्यूमेरिकल को परफॉर्म करने से मतलब है। अब देखिए यहाँ पे ये आपके पास के एल एम, ठीक है। तो आप एक चीज देखिए यहां से, हमने यहाँ पे स्टाइल फॉलो करना है बच्चे। देखो मेरी आवाज बीच में म्यूट हो गया था तो मुझे बता दिया करो। देखो बच्चा, यहाँ पे जब आप वैल्यूज रखेंगे तो √3 ही बन रहा है बेटा, बिल्कुल ऑफ कोर्स। ठीक है, हाँ जी, यहां से देखो हमारी जो कॉन्सेप्ट है 3 भी साथ में, हाँ अंकुरित, मतलब मेरा जो टारगेट था ना वो आपको इस तरह के न्यूमेरिकल फेस करवाना था। ठीक है, तो यहाँ पे क्रिटिकल एंगल यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो था आपका किसके इक्वल आया, वो आया आपके पास 70 डिग्री के इक्वल। अब इसकी हेल्प से आपको अगर कोई आई पूछे, कोई आपको आर पूछे, तो आप सब कुछ निकाल सकते हो। इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा है तो यहाँ पे ये एंगल ऑफ ट्राइंगल कितना है आपका 60 डिग्री, एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं हम इसको। ठीक है ना, एंगल ऑफ प्रिज्म कितना है हमारा 60 डिग्री। तो इस तरह के न्यूमेरिकल के साथ आप डील कर सकते हो। चलो जी, हम एक अच्छी सी बात और करते हैं, ऐसा ही एक न्यूमेरिकल बनाते हैं जिसमें सारे कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो जाएंगे। देखो कैसे, एक न्यूमेरिकल बनाता हूं मैं अच्छा सा, है ना, क्योंकि इस पे ना बहुत सारे न्यूमेरिकल बनते हैं बेटा। तो मैं एक बढ़िया सा न्यूमेरिकल बना देता हूँ, तब आपके सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे कि सर जी इस पे काम कैसे करना है। ठीक है, चलो जी, देखो जी इसके न्यूमेरिकल्स कैसे गिवन होते हैं और कैसे हमें उनके साथ डील करना होता है। ठीक है जी, चलो अब देखो, मैंने आपको म्यू का फॉर्मूला समझाया, और म्यू का फॉर्मूला मैंने आपको किस तरह से समझाया कि मैंने कहा कि ऊपर जो होता है ना, ऊपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है किसका, डेंसर मीडियम का, और नीचे जो रिफ्रैक्टिव
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है रेयरर मीडियम। ये बात मैंने आपको क्लियरली बोली ना कि ऊपर जो होगा वो होगा डेंसर का, नीचे जो होगा वो होगा रेयरर मीडियम का। ठीक है, तो किस तरह से मैंने आपको फॉर्मूला बताना, पहले सबसे पहले मैंने आपके सामने फॉर्मूला जो बनाया था वो था मेरा म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर, साइन आई बाई साइन आर के बराबर। ठीक है ना, जिसमें म्यू जो था वो डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था और नीचे जो था वो रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था। ठीक है, ऊपर जो था वो डेंसर का था, नीचे जो था वो रेयरर का था। ठीक है, तो अब आपको कहीं पे भी दो मीडियम दिए हो तो ऊपर आप रख लो डेंसर को और नीचे आप रख लो किसको, रेयरर मीडियम। ठीक है, अब देखो आपको कैसे कैसे न्यूमेरिकल बना के दिए जा सकते हैं। ठीक है, देखो जी, मान लो आपको पानी दे दे और पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दे दिया, कितना होता है वैसे 1.33 होता है, तो 4/3 आपको वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया। मान लो ये गिवन है कि वाटर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है आपका वो कुछ इस तरह से है, म्यू इज इक्वल टू 4/3। आपको एक कोन बना के दिया गया है और उसका एंगल निकालना है। ठीक है, और उसमें ये लिखा है कि विद इन विच एंटायर आउटसाइड व्यू विल बी कन्फाइंड फॉर ए फिश अंडर वाटर। मतलब आउटसाइड व्यू बिल्कुल भी नहीं दिखेगा उसे। अब कब नहीं दिखेगा, चलो पहले हम कौन बना के दिखाते हैं। आप कहोगे सर ये कौन है कहाँ, ये रहा भाई आपका कौन, है ना, और ये अंडर वाटर है जी, ऐसे इस कौन के अंदर ऐसे ऐसे, ये लो जी। ठीक है ना, अब आपको ये कहा गया कि यहाँ यहाँ आपकी मछली है और आपको पता है मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। आपने सुना होगा वो वाली बातें, अगर नहीं सुनी है तो आज सुन लो जी, देख लो। अब इसके लिए आउटसाइड व्यू बिल्कुल डिसअपियर हो जाना चाहिए बेटा, ऐसा कुछ करना आप लोगों ने। तो आप क्या कर सकते हैं, TIR कर सकते हैं, जिसमें रिफ्रैक्टेड रे क्या हो जाए, पैरेलल टू द सरफेस हो जाए, तो उसे बाहर का दिखेगा ही नहीं। अब पैरेलल टू द सरफेस कब होगा, पैरेलल टू द सरफेस पहले आप नॉर्मल ड्रॉ करो भाई। सबसे पहले आपको ड्रॉ करना पड़ेगा नॉर्मल। नॉर्मल यहाँ इंसिडेंस अगर हो, यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करोगे आप, ऐसे ऐसे नॉर्मल ड्रॉ करोगे, बिल्कुल ऐसे, और ऐसे ऐसे नॉर्मल ड्रॉ करोगे। सही बात है जी। अब इंसिडेंट रे किसके अलाउंग आ रही है, इसके अलाउंग, यहां से मछली तो यहीं से लगेगी या यहां से, बिल्कुल। अब देखिए जी, यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस, अगर रे यहाँ स्ट्राइक करने के बाद पैरेलल हो जाती है सरफेस के, तो उसे आउटसाइड व्यू बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। अब पैरेलल कब होगी, जब आपका एंगल किसके बराबर होगा, क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा। अब मान लीजिए कि ये एंगल जो है वो क्रिटिकल एंगल है थीटा, तो ये एंगल भी क्या होगा, ऑफ कोर्स क्रिटिकल एंगल थीटा। अगर ये थीटा होगा तो फिर ये जो एंगल रहेंगे दोनों के दोनों, ये भी आपका थीटा बन जाएगा और ये भी आपका थीटा बन जाएगा। सही बात है, तो सबसे पहले आपका काम है थीटा निकालना। अब थीटा आप कैसे फाइंड करोगे, आप ये देखो, मुझे क्या फाइंड करना है वैसे, क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल को मैंने क्या लिखा है, थीटा ही लिखा है। तो साइन ऑफ C इज इक्वल टू 1/μ, यानी कि 3/4 आ गया ये हमारे पास साइन C, 3/4। तो 4 7 जा 28, 4 5 जा 0.75, 0.75 की वैल्यू रहती है 50 डिग्री के आसपास। ठीक है, तो C इज इक्वल टू आ गया मेरे पास 50। ठीक है, अब आपका ये जो एंगल है कोण का एंगल है वो 2 थीटा के बराबर है, यानी कि एंगल आपका कितना बनेगा, ये कोण का एंगल 2 थीटा यानी कि 2C, यानी कि 2 इंटू C कितना है 50 डिग्री, तो यानी कि लगभग आपका 100 डिग्री आएगा। ठीक है, ये कोण का एंगल, जिसके लिए बाहर का जो व्यू होगा वो कंप्लीटली डिसअपियर हो जाएगा। बाहर का जो व्यू होगा वो कंप्लीटली क्या हो जाएगा बेटा, डिसअपियर हो जाएगा। ठीक है ना जी, तो इस तरह के आप कॉन्सेप्ट यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं बहुत इजी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो हमारा रहेगा उसकी एप्लीकेशंस रहेंगी।
जिसे हम आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर करेंगे, ठीक है, और सीखेंगे कि कैसे हमें उनके साथ डील करना है, ठीक है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज की क्लास हम यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं, ठीक है। मिलते हैं कल एप्लीकेशंस, उसके बाद हम रिफ्रैक्शन स्टडी करेंगे और उसके काफी न्यूमेरिकल्स भी होंगे हमारे साथ, ठीक है। चलो थैंक यू बच्चा पार्टी। अगर किसी को नोट्स चाहिए मेरे हैंड रिटन तो प्लीज मेरे को व्हाट्सएप करें, ठीक है, मैं आपको नोट्स भेज दूंगा इसके, ठीक है। मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं विद न्यूमेरिकल।